सो वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पूर्व मध्यकाल को मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ रहे थे, जिसे राजपूत वंश या फिर सामंतवादी वंश कहा जाता है। तो उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक छोटा सा राजवंश काकतीय राजवंश को हमने देखा, जिसका शासनकाल कहाँ था। तो वह काकतीय राजवंश एक छोटे से इलाके में शासन किया, जिसका नाम था छत्तीसगढ़ के वारंगल में। और इसके बाद जो अगला राजपूत हम लोग आज देखेंगे वह है चंदेल वंश, जो कि एक बेहद ही महत्वपूर्ण वंश है, जो कि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में शासन किए थे। तो चंदेल वंश के बारे में हम लोग आज शुरुआत करेंगे, जो कि राजपूत वंशों के इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है, जिसको हम लोग खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर के निर्माण के लिए जाना जाता है। तो खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर या फिर खजूर वाहिका, तो यह मध्य प्रदेश के इलाके में पड़ता है। तो वहां इस चंदेल वंशों ने शासन किया था, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। चलिए हम लोग चंदेल डायनेस्टी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूर्व मध्यकाल, जो कि 8वीं से 12वीं या 13वीं शताब्दी तक था, इसी के अंदर के जितने सारे वंशज थे उन्हें राजपूत काल या फिर सामंतवादी काल के अंदर के वंशों को जाना जाता है। तो चंदेल वंश गोंड जनजातीय मूल का राजपूत वंश था, जिसके द्वारा 8वीं से 12वीं शताब्दी तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन। तो यह जो चंदेल वंश था गोंड जनजातीय मूल का राजपूत वंश था, जिसके द्वारा 8वीं से 12वीं शताब्दी तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया गया था। तो ये किस जनजाति से थे? तो गोंड जनजाति के मूल राजपूत वंश से संबंधित रखते थे, जिनका शासन 8वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा स्वतंत्रता पूर्वक। गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के साथ ही चंदेल वंश का 9वीं शताब्दी में सत्ता में आगमन हुआ, क्योंकि चंदेल गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत हुआ करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये जो चंदेल थे ये किसके सामंत हुआ करते थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत हुआ करते थे। और गुर्जर प्रतिहार वंश का जैसे ही समाप्ति होता है तो ये चंदेल वंश अपने आप को स्वतंत्र कर देते हैं, तो ये सत्ता में आ जाते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के साथ ही चंदेल वंश का 9वीं शताब्दी में सत्ता में आगमन होता है, क्योंकि चंदेल गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत हुआ करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका साम्राज्य विस्तार बुंदेलखंड के क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत झांसी, मेरठ और मध्य प्रदेश के इलाके आते हैं, बिंद पहाड़ी, उसे बुंदेलखंड कहते हैं। और बुंदेलखंड से ही झांसी की रानी संबंधित है, याद रखेंगे। तो साम्राज्य विस्तार बुंदेलखंड के क्षेत्र में जमुना नदी से लेकर सागर, मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो सागर तक, और धासान नदी से लेकर विंध्य प्रदेश अर्थात आनंद धाम तक। तो विंध्य प्रदेश को प्राचीन समय में आनंद धाम कहा जाता था। तो इसका जो साम्राज्य विस्तार था चंदेल वंश का, वह बुंदेलखंड के क्षेत्र में था, जमुना नदी से लेकर सागर तक अर्थात मध्य प्रदेश तक, और धासान नदी से लेकर विंध्य तक, जो विंध्याचल की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में, तो वहां तक, जिसे आनंद धाम कहते थे, वहां तक इसका इलाका था। वास्तव में पूछा जाता है ये कहां के साम्राज्य थे? तो बुंदेलखंड के। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में यमुना नदी से लेकर सागर अर्थात मध्य प्रदेश तक, और धासान नदी से लेकर विंध्य प्रदेश अर्थात आनंद धाम तक इसका इलाका था, साम्राज्य विस्तार था। किसका? तो चंदेल साम्राज्य का। एक मान्यता के अनुसार चंदेल चंद्र देवता एवं उसकी पत्नी हेमपुत्री के संतान थे, इसी कारण उनका नाम चंदेल पड़ा। इसी कारण एक मान्यता के अनुसार यह वंश
चंद्रवंश की शाखा कही जाती है। तो याद रखेंगे, एक मान्यता थी जिसके अनुसार क्या कहा गया है कि चंदेल जो थे ये चंद्र देवता या चंद्र देवता तथा उसकी पत्नी हेमपुत्री के संतान थे और इसी कारण उनका नाम क्या पड़ा, तो चंदेल पड़ा। याद रखेंगे, और इसी कारण यह वंश चंद्र वंश की शाखा कहलाई। तो एक मान्यता के अनुसार चंदेल चंद्र देवता तथा उसकी पत्नी हेमपुत्री के संतान थे, इसी कारण उनका नाम चंदेल पड़ा और यह चंद्र वंश की एक शाखा कहलाई। तो चंदेल वंश किसकी शाखा थी, तो चंद्रवंशीय शाखा थी। इनका शासन का इलाका मनियागढ़, मारखा, महिमार, बारीगढ़, अजयगढ़ और कालिंजर तक था। तो इनका जो इलाका था साम्राज्य का, जिलों के अनुसार कहा जाए तो मनियागढ़, मारखा, महिमार, बारीगढ़, अजयगढ़ और कालिंजर तक था। तो चंदेल वंश के शासकों का जो इलाका था वह मनियागढ़, मारफा, महिमार, बारीगढ़, अजयगढ़ और कालिंजर तक था। याद रखेंगे, इनकी राजधानी 3 हुई। हालांकि प्रारंभिक राजधानी खजुराहो थी, जिसे खजूर वाहिका, खजूर वाहक या खजूर का बगीचा कहते थे। आज भी कहा जाता है क्योंकि वहां काफी मात्रा में खजूर होती है। तो इनकी प्रारंभिक राजधानी खजुराहो थी, जिसे खजूर वाहिका, उसके बाद खजूर का बगीचा, खजूर का वाटिका, इन सभी नामों से जाना जाता था क्योंकि वहां काफी मात्रा में खजूर का उत्पादन होता है। तो खजूर वाहक या खजुराहो, कालिंजर तथा महोबा इनकी राजधानी हुआ करती थी, क्योंकि इनकी राजधानी का बार बार परिवर्तन होता था। तो इसी कारण कभी इनकी राजधानी कालिंजर, तो कभी महोबा, तो कभी खजूर वाहक। हालांकि इनकी मूल राजधानी खजूर वाहक या खजुराहो ही था। ये अपने आप को पूर्वज ऊपरी चर बसु एवं जरासंध के पूर्वज कहकर, इनके जो पूर्वज थे वे ऊपरी चर बसु और जरासंध, तो ये इनके चंदेल वंश के शासक अपने पूर्वज किसे कहते थे, तो ऊपरी चर बसु और जरासंध को। याद रखेंगे कि ऊपरी चर बसु और जरासंध इनके पूर्वज थे। इनका शासन बुंदेलखंड की शांति एवं समृद्धि के काल के रूप में याद किया जाता है। तो इनके शासन काल में बुंदेलखंड में शांति एवं समृद्धि व्याप्त थी, इसी कारण इनके शासन काल को शांति एवं समृद्धि का शासन काल कहा जाता है। किस क्षेत्र के लिए, तो बुंदेलखंड के लिए। तो चंदेल वंश का शासन काल बुंदेलखंड के इतिहास का शांति एवं समृद्धि का शासन काल कहा जाता है। इनके समय कला और वास्तुकला विश्व प्रसिद्ध था, विशेष रूप से खजुराहो के मंदिर के लिए। तो खजुराहो का मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध कला एवं स्थापत्य का एक उत्कृष्ट नमूना है, तो इनके समय में कला और वास्तुकला विश्व प्रसिद्ध था और इसका जीता जागता उदाहरण खजुराहो के मंदिर है। तो चंदेलों को खजुराहो के मंदिर के निर्माण के लिए ही विशेष तौर पे जाना जाता है, जो कला और स्थापत्य की दृष्टि से एक उत्कृष्ट उदाहरण है पूरे विश्व में। याद रखेंगे कि इनके समय कला और वास्तुकला और स्थापत्य काफी विश्व प्रसिद्ध था, विशेष रूप से खजुराहो के मंदिर के निर्माण के लिए। इनकी राजकीय भाषा संस्कृत थी। तो चंदेल वंश की राजकीय भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। इनका धर्म सनातन और जैन धर्म था। तो ये चंदेल वंश के शासक सनातन और जैन धर्म दोनों को मानते थे। तो इनका धार्मिक स्वरूप कैसा था, तो सनातन और जैन धर्म का। तो चंदेल वंश सनातन और
जैन धर्म को अपनाते थे। तो ये तो था चंदेल वंश का प्रारंभिक परिचय। इसके बाद इसके ऐतिहासिक स्रोत कहां कहां से मिलते हैं, अर्थात चंदेल वंश को जानने के लिए कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत हमें जानकारी देती है। तो दो चीजों से जानकारी मिलती है, एक अभिलेख और दूसरा साहित्य। तो एक अभिलेख से जानकारी मिलती है और दूसरा साहित्य से। तो कौन कौन से अभिलेख से इस चंदेल वंश की जानकारी मिलती है, तो उसे हम लोग देखें। पहला है राजा धंग देव का खजुराहो लेख। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर में पड़ता है। तो राजा धंग देव का खजुराहो लेख, यह खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर में पड़ता है, तो वहीं से यह लेख प्राप्त हुआ है। तो राजा धंग देव का खजुराहो लेख, यह राजा धंग देव के शासनकाल में लिखा गया था, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। तो इससे पता चलता है इस चंदेल वंश के बारे में। दूसरा है महोबा और मऊ का लेख। महोबा और मऊ उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। तो महोबा और मऊ का लेख, इससे भी चंदेल वंश की जानकारी मिलती है, और यह दोनों क्षेत्र महोबा और मऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहीं से यह लेख प्राप्त हुआ था, जिससे चंदेल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। एक मऊ एमपी में भी है। अजयगढ़ का लेख। अजयगढ़ का लेख, अजयगढ़ मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। पन्ना जिसे हीरा का खान कहा जाता है। तो भारत का प्रमुख हीरा क्षेत्र है पन्ना, मध्य प्रदेश का इलाका। तो वही पन्ना जिले में अजयगढ़ का लेख, अजयगढ़ पड़ता है। तो वहां से एक लेख प्राप्त हुआ, जिसे अजयगढ़ का लेख कहा गया। उसी से चंदेल वंश की जानकारी मिलती है। किस क्षेत्र के? तो अजयगढ़ के क्षेत्र का। तो अजयगढ़ का क्षेत्र, अजयगढ़ का लेख, अजयगढ़ मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। तो वहां से भी चंदेल शासकों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा है हमीरपुर का नन्यौरा लेख। हमीरपुर का नन्यौरा उत्तर प्रदेश के इलाके में पड़ता है। तो हमीरपुर का नन्यौरा लेख से भी इस चंदेल वंश की जानकारी मिलती है। और यह जो नन्यौरा है वह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में है। तो याद रखेंगे कि हमीरपुर का नन्यौरा लेख, यह इससे भी जानकारी मिलती है चंदेल वंश के। और यह जो नन्यौरा है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अवस्थित है। तो ये तो था अभिलेख। इसके बाद आते हैं हम लोग साहित्य पर, लिटरेचर के बारे में। तो लिटरेचर में श्री कृष्ण मिश्र का प्रबंध चंद्रोदय ग्रंथ, कीर्ति वर्मन के शासन काल में रचित संस्कृत ग्रंथ चंदेल वंश का इतिहास। तो पहला साहित्य जो था जिससे इस चंदेल वंश के बारे में जानकारी मिलती है, वह श्री कृष्ण का चंद्र प्रबोधय ग्रंथ। तो प्रबंध चंद्रोदय ग्रंथ, तो प्रबंध चंद्रोदय ग्रंथ यह कीर्ति वर्मन के शासन काल में लिखा गया एक संस्कृत ग्रंथ था, जिसकी रचना श्री कृष्ण मिश्र ने की थी। याद रखेंगे। तो श्री कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबंध चंद्रोदय ग्रंथ कीर्ति वर्मन के शासन काल में लिखा गया एक संस्कृत ग्रंथ था। तो इससे भी चंदेल वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। याद रखेंगे कौन सा ग्रंथ? तो श्री कृष्ण मिश्र के द्वारा लिखा गया प्रबंध चंद्रोदय ग्रंथ, जो कीर्ति वर्मन के शासन काल में, यह कीर्ति वर्मन चंदेल वंश का शासक था। तो कीर्ति वर्मन के शासन काल में रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इससे चंदेल वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा, जगनिक का परमाल रासो ग्रंथ, जिसका आल्हा खंड भाग ही शेष बचा है। चंदेल वंश के अंतिम शासक परमार्दी देव, जिसका वास्तविक नाम परमाल था, के दो महान सेनानायक आल्हा एवं उदल में से एक आल्हा का संपूर्ण इतिहास लिखा गया है। तो दूसरा जो साहित्य है वह जगनिक के द्वारा लिखा गया परमाल रासो ग्रंथ, जिसका आल्हा खंड ही शेष बचा है और उदल खंड वह नष्ट हो चुका है। तो
जगनिक के द्वारा लिखा गया पारमाल रासो। तो परमाल रासो नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो जगनिक ने, जिसका आल्हा खंड ही शेष बचा है। तो उस आल्हा खंड में चंदेल वंश के अंतिम शासक परमार्दी देव, जिसका वास्तविक नाम क्या था? परमाल, तो उसके दो महान सेनानायक, जिस एक आल्हा और उदल थे, तो उन्हीं में से आल्हा का संपूर्ण इतिहास इस पुस्तक में लिखा गया है। तो याद रखेंगे, परमाल रासो किसने लिखा है? तो जगनिक ने। इसमें, इस परमाल रासो में किसकी जानकारी मिलती है? तो इस चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव के समय दो सेना नायक हुआ करते थे, आल्हा और उदल, जो काफी प्रसिद्ध थे। तो उनमें आल्हा से संबंधित पूरी इतिहास लिखी गई है। परमाल रासो जो था, परमाल रासो परमार्दी देव का इतिहास है। परमार्दी देव का वास्तविक नाम परमाल था, याद रखेंगे। तो इसमें उसी की जानकारी मिलती है, जगनिक के द्वारा परमाल रासो ग्रंथ। तीसरा है हसन निजामी के लेख, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी लेखक। तो हसन निजामी कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी लेखक थे। इसमें चंदेल वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हसन निजामी के लेख से भी चंदेल वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी लेखक था, हसन निजामी। चौथा है चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महान ग्रंथ है। तो चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो के द्वारा भी इस चंदेल वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। वास्तव में चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो से पृथ्वीराज चौहान से संबंधित सभी जानकारियां मिलती है। और इस पृथ्वीराज रासो में इस चंदेल वंश के इतिहास की भी जानकारी मिलती है, जो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महान ग्रंथ है। चंदेल वंश की स्थापना लगभग 830 से 831 ईस्वी में नन्नुक के द्वारा मध्य प्रदेश के खजुराहो में। तो याद रखेंगे कि इस चंदेल वंश की स्थापना किसने की? तो नन्नुक ने की। कब? लगभग 830 से 831 ईस्वी में। लगभग इसलिए क्योंकि इसके एग्जैक्ट डेट के बारे में पता नहीं है, तो इतिहास में इसका एग्जैक्ट डेट याद करने की जरूरत नहीं है। बस लगभग यह डेट याद रखें कि 830 से 831 ईस्वी में। ज्यादातर यह शताब्दी के रूप में पूछा जाता है कि 9वीं शताब्दी में यह इस शासन वंश का निर्माण हुआ और 12वीं शताब्दी में इसका अंत हो गया। बस यही याद रखेंगे। और अगर याद रखना है तो लगभग 830 से 831 ईस्वी में याद रखेंगे कि इस वंश की स्थापना हुई थी। कहां पे? तो नन्नुक के द्वारा मध्य प्रदेश के खजुराहो में। किसके द्वारा? तो नन्नुक, यही इसका प्रथम संस्थापक था, प्रथम राजा भी था, याद रखेंगे। अभिलेखों के अनुसार चंदेल चंद्रोदय अर्थात चंद्रात्रय ऋषि के वंशज थे। तो एक मान्यता तो क्या कहा कि ये चंद्र देवता और उसकी पत्नी हेमपुत्री के संतान थे, उसी कारण इनका नाम चंदेल पड़ा और ये चंद्र वंश की शाखा कहलाए। दूसरी मान्यता क्या कही? अब ये पता चला अभिलेखों के अनुसार कि ये जो चंदेल वंश थे, चंद्रोदय जिनका एक और नाम था चंद्रात्रय, तो चंद्रोदय या चंद्रात्रय ऋषि के वंशज हुआ करते थे, इस कारण इनका नाम चंदेल पड़ा। तो यह तो था इनका प्रारंभिक इतिहास, प्रारंभिक परिचय। अब हम लोग आते हैं इसके वंशज पे। इसके कौन कौन से शासक हुए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके शासकों पर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले इसके शासक को हम लोग देखते हैं, उसका नाम था नन्नुक, याद रखेंगे। तो पहला जो शासक है उसका नाम है नन्नुक, जो 831 से 845 ईस्वी के लगभग शासन किया। 831 से 845। उसके बाद वाकपति 845 से लगभग 870 ईस्वी। उसके बाद जय शक्ति 870 से 885 ईस्वी। उसके बाद विजय शक्ति 885 से 895 ईस्वी। उसके बाद राहिल 895 से 900 ईस्वी। उसके बाद हर्षदेव 900 से 925 ईस्वी। इसके बाद यशोवर्मन 925 से 950 ईस्वी। इसके बाद धंगदेव 950 से 1003 ईस्वी।
इसके बाद गंडदेव 1003 से 1017 ईस्वी। इसके बाद विद्याधर 1017 से 1030 ईस्वी। इसके बाद विजयपाल 1030 से 1045 ईस्वी। देव बर्मन 1045 से 1060 ईस्वी। इसके बाद कीर्ति सिंह 1060 से 1100 ईस्वी। इसके बाद सुलक्षण बर्मन 1100 से 1115 ईस्वी। इसके बाद जय बर्मन 1115 से 1120 ईस्वी। इसके बाद पृथ्वी बर्मन 1120 से 1129 ईस्वी। इसके बाद मदन बर्मन 1129 से 1162 ईस्वी। इसके बाद यशो बर्मन द्वितीय 1162 से 1166 ईस्वी। और अंतिम शासक परमाल या परमार्दी देव जो 1166 से 1203 ईस्वी तक रहता है। और इसके बाद इस परमार्दी देव को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है और यह वंश समाप्त हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से इसके शासकों को देखेंगे। तो पहला जो शासक था उसका नाम था नन्नुक। तो नन्नुक जो कि पहला शासक था नन्नुक, याद रखेंगे ये नन्नुक है। तो चंदेल वंश का संस्थापक 830 से 831 ईस्वी में एवं प्रथम शासक। तो अभी हमने बताया यह नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक था जिसने लगभग 830 से 831 ईस्वी में इस चंदेल वंश की स्थापना की और यह इस वंश का प्रथम शासक भी था, प्रथम राजा भी था। मध्य प्रदेश के खजुराहो, जिसे खजूर बाग भी कहा जाता था, खजूर का बगीचा भी कहा जाता था, को राजधानी निर्माण। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो या फिर खजूर बाग या फिर खजूर का बगीचा, उसे इसने राजधानी बनाया। तो याद रखेंगे यह भी पूछा जाता है कि इसकी प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो खजुराहो, और इसी के नाम से जाना भी जाता है यह चंदेल वंश खजुराहो। याद रखेंगे कि प्रारंभिक राजधानी कौन, तो खजुराहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसने चंदेल वंश की राजधानी कहां बनाया, तो खजुराहो, जिसे खजूर वाहक या खजूर का बगीचा भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो या खजूर वाहक या खजूर का बगीचा को राजधानी निर्माण। स्वतंत्र शासक नहीं बल्कि गुर्जर प्रतिहारों के सामंत। तो अभी हमने बताया ये जो चंदेल वंश थे ये गुर्जर प्रतिहार के सामंत हुआ करते थे। तो यह नन्नुक जो था यह स्वतंत्र शासक नहीं था बल्कि गुर्जर प्रतिहारों का सामंत था। इसके शासनकाल में साम्राज्य की सीमा मात्र खजुराहो तक। तो इसके शासनकाल में जो साम्राज्य की सीमा थी वह मात्र खजुराहो तक सीमित थी। याद रखेंगे खजुराहो तक सीमित थी नन्नुक के शासनकाल में साम्राज्य विस्तार। याद रखेंगे। इसके बाद अगला शासक बनता है इसका पुत्र वाकपति। तो नन्नुक के बाद अगला शासक कौन बनता है चंदेल वंश का, तो इसका पुत्र वाकपति। अपने पिता नन्नुक की मृत्यु के बाद लगभग 845 ईस्वी में चंदेल वंश का अगला शासक, तो 845 ईस्वी में नन्नुक की मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र वाकपति चंदेल वंश का अगला शासक नियुक्त होता है। तो अपने पिता नन्नुक की 845 ईस्वी में मृत्यु के बाद 845 ईस्वी में इसका पुत्र वाकपति वह अगला चंदेल शासक बनता है। चंदेल शिला लेखों के अनुसार क्षितिप की उपाधि। तो इस चंदेल के शिला लेखों के अनुसार क्या कहा गया है कि वाकपति को क्षितिप की उपाधि मिली थी। तो चंदेल शिलालेख में लिखा गया है वाकपति को क्षितिप की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो वाकपति को कौन सी उपाधि मिली थी, तो क्षितिप। याद रखेंगे क्षितिप। वाकपति से संबंधित दो शिलालेखों की खजुराहो से प्राप्ति, जिन पर विक्रम संवत 1011 अर्थात 945 ईस्वी तथा विक्रम संवत 1059 अर्थात 1002 ईस्वी अंकित। तो याद रखेंगे वाकपति से संबंधित दो शिलालेखों की प्राप्ति हुई। कहां से, तो खजुराहो से, जिस पर विक्रम संवत 1011 और 1059 लिखा हुआ था। तो याद रखेंगे वाकपति से संबंधित दो शिलालेख की प्राप्ति कहां से हुई, तो खजुराहो से, जिस पर विक्रम संवत 1011
और विक्रम संवत 1059 अंकित था। अर्थात यह जो शिलालेख था, यह जो वाकपति का शासन था, इसके यह समय को बता रहा था। यह जो विक्रम संवत का समय था, यह शिलालेख बताया कि इस समय वाकपति का शासनकाल हुआ करता था। पिता की तरह गुर्जर प्रतिहार का सामंत, तो यह वाकपति भी अपने पिता नौनुक की तरह गुर्जर प्रतिहार का सामंत था। याद रखेंगे कि वाकपति अपने पिता नौनुक की तरह गुर्जर प्रतिहार वंश का सामंत था। कई शत्रुओं का दमन करके चंदेल साम्राज्य का विस्तार विंध्य तक, तो कई शत्रुओं का दमन करके इस वाकपति ने अपने साम्राज्य का विस्तार विंध्य तक किया, अर्थात आनंद धाम, विंध्य की पहाड़ी विंध्य प्रदेश तक किया, अर्थात आनंद धाम तक किया। याद रखेंगे। तो ये था चंदेल वंश का प्रारंभिक इतिहास एवं कुछ शासक। तो इसके अगले शासकों की चर्चा करेंगे हम लोग कुछ समय के बाद। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद। सो वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो चंदेल वंश को हम लोग पढ़ रहे थे और चंदेल वंश में हम लोगों ने हर्षदेव को देखा, वाकपति नन्नुक और वाकपति को देखा। नन्नक जो कि इस चंदेल वंश का संस्थापक था, और उसके बाद उसका पुत्र वाकपति, उसके बारे में हमने देखा। और उसके बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम था जयशक्ति। यह वाकपति का पुत्र था। तो जयशक्ति जो कि वाकपति का पुत्र था, 870 ईस्वी में वाकपति की मृत्यु हो जाती है, और उसके मृत्यु के बाद यह जयशक्ति चंदेल वंश का अगला शासक बनता है। तो जयशक्ति 870 ईस्वी में अपने पिता वाकपति की मृत्यु के बाद चंदेल वंश का अगला शासक बनता है। इसका वास्तविक नाम जेजाक या फिर जेजा था। तो जयशक्ति का वास्तविक नाम जेजाक या जेजा था। याद रखेंगे। अपने साम्राज्य का नाम परिवर्तित करके जेजाक भुक्ति नाम कर दिया, जो वर्तमान में बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसने अपने नाम जेजाक के आधार पर अपने साम्राज्य का नाम क्या कर दिया, तो जेजाक भुक्ति, और उसे वर्तमान में बुंदेलखंड का इलाका कहा जाता है। इसे याद रखेंगे। तो वाकपति के बाद अगला जो शासक बना उसका नाम था जयशक्ति, जो कि वाकपति का पुत्र था, और 870 ईस्वी में वाकपति की मृत्यु हो जाती है, और उसके मृत्यु के बाद उसका पुत्र जयशक्ति अगला चंदेल वंश का शासक बनता है। उसका वास्तविक नाम जेजाक या फिर जेजा था, और उसने अपने नाम के आधार पर तो अपने साम्राज्य का नाम परिवर्तित करके जेजाक भुक्ति कर दिया, जो वर्तमान में बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, जिसमें झांसी, मेरठ अर्थात उत्तर प्रदेश का इलाका आता है। याद रखेंगे। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो मध्यवर्ती इलाका है वह बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला जो शासक बना चंदेल वंश का वह विजय शक्ति था। विजय शक्ति याद रखेंगे। चंदेल वंश का अगला शासक कौन बना, विजय शक्ति। इसका वास्तविक नाम था बिज्जक। तो विजय शक्ति का वास्तविक नाम क्या था, बिज्जक था। 885 ईस्वी में अपने पिता जय शक्ति का अगला उत्तराधिकारी बना। 885 ईस्वी में जय शक्ति के बाद विजय शक्ति उसका पुत्र अगला चंदेल वंश का उत्तराधिकारी बना। याद रखेंगे। तो 825 ईस्वी में अपने पिता जय शक्ति का अगला उत्तराधिकारी बना विजय शक्ति, जिसका वास्तविक नाम बिज्जक था। विजय शक्ति के शासन काल में चंदेल साम्राज्य का विस्तार तो नहीं हुआ, पर विजय शक्ति बाहरी आक्रमणों से अपने राज्य को सुरक्षित रखा। तो विजय शक्ति के शासन काल में चंदेल साम्राज्य का विस्तार नहीं हो पाया, लेकिन इसने बाहरी आक्रमण से अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा। इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद इसका अगला शासक राहिल बनता है। चंदेल वंश का अगला शासक कौन बनता है? तो राहिल, जो विजय शक्ति का पुत्र था। तो 895 ईस्वी में अपने पिता विजय शक्ति के स्थान पर चंदेल वंश का अगला शासक, तो 895 ईस्वी में राहिल अपने पिता विजय शक्ति के स्थान पर चंदेल वंश का अगला शासक बनता है। यह जो डेट है इसे हमने लगभग माना है, क्योंकि अभिलेखों से इन डेट की जानकारी मिलती है। तो अगर यह डेट याद भी नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस इन शासकों के नाम और काम ये याद रखने हैं। तो राहिल 895 ईस्वी में अपने पिता विजय शक्ति के स्थान पर चंदेल वंश का अगला शासक बना। इसका वास्तविक नाम क्या था? राहिल्या। तो राहिल का वास्तविक नाम राहिल्या था। इंपॉर्टेंट है, राहिल का वास्तविक नाम क्या था? तो राहिल्या था। राहिल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है कि राहिल ने महोबा के चंदेल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। तो महोबा को चंदेल साम्राज्य का हिस्सा किसने बनाया? तो राहिल ने बनाया। और महोबा के पास राहिल्या सागर नामक एक सुंदर जलाशय अर्थात झील का निर्माण किया। साथ ही साथ इसके पास एक सुंदर मंदिर का भी निर्माण किया। तो राहिल्या के द्वारा महोबा को चंदेल साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया और महोबा के पास राहिल्या सागर नामक एक सुंदर जलाशय अर्थात झील का निर्माण किया गया और उसी झील के पास इस राहिल्या के द्वारा एक सुंदर मंदिर का भी निर्माण किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यही है राहिल्या के बारे में कि राहिल्या के द्वारा महोबा को चंदेल साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया और महोबा के पास राहिल्या सागर नाम का एक सुंदर और विशाल झील अर्थात जलाशय का निर्माण किया गया और उसी झील के पास एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया। इसके बाद अगला शासक बनता है हर्षदेव। राहिल का पुत्र था हर्षदेव। 900 ईस्वी में पिता राहिल की जगह चंदेल वंश का अगला उत्तराधिकारी, तो राहिल की जगह 900 ईस्वी में हर्षदेव अपने पिता राहिल की जगह चंदेल वंश का अगला शासक बनता है। 900 ईस्वी में यह लगभग है, लगभग 900 ईस्वी में हर्षदेव अपने पिता राहिल या राहिल्या की जगह चंदेल वंश का अगला उत्तराधिकारी बनता है। हर्षदेव की जानकारी खजुराहो के लेख में मिलती है। तो हर्षदेव की जानकारी किस लेख में मिलती है? तो खजुराहो के लेख में मिलती है। इंपॉर्टेंट है कि खजुराहो के लेख से किस शासक की जानकारी मिलती है? तो चंदेल शासक हर्षदेव के बारे में। खजुराहो लेख के अनुसार शक्तिशाली एवं स्वतंत्र शासक, बल्कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार स्वतंत्र राजा नहीं। तो खजुराहो का लेख हर्षदेव को एक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक मानता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे स्वतंत्र राजा नहीं मानते हैं। तो खजुराहो के लेख के अनुसार यह हर्षदेव एक शक्तिशाली एवं स्वतंत्र शासक था, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह हर्षदेव स्वतंत्र राजा नहीं था। इसे कौन सी उपाधि मिली थी? तो परम भट्टारक की उपाधि मिली थी। हर्षदेव को परम भट्टारक की उपाधि मिली थी, अर्थात हर्षदेव ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। परम भट्टारक अभिलेखों के अनुसार अपने वंश को प्रतिहारों से स्वतंत्र कराया। तो अभिलेखों से क्या जानकारी मिलती है कि हर्षदेव ने अपने वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश से स्वतंत्र कराया। इंपॉर्टेंट है कि अभिलेखों के अनुसार अपने वंश को प्रतिहारों से स्वतंत्र कराया। प्रतिहार शासक महिपाल के साथ अपने सौतेले भाई भोज द्वितीय से युद्ध करके प्रतिहार शासक महिपाल के शासन को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। तो इसका सौतेला भाई था भोज द्वितीय, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, जो कि तो अपने सौतेले भाई भोज द्वितीय से युद्ध करके किसकी सहायता की? तो महिपाल की सहायता की।
और महिपाल जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, तो उस महिपाल को गुर्जर प्रतिहार वंश का अगला शासक नियुक्त करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। किसके साथ युद्ध करके? तो अपने सौतेले भाई भोज द्वितीय के साथ युद्ध करके, जिसे राजा भोज के भी नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के इलाकों का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था। तो प्रतिहार शासक महिपाल के साथ अपने सौतेले भाई भोज द्वितीय से युद्ध करके प्रतिहार शासक महिपाल के शासन को बहाल करने में हर्षदेव ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम था यशोवर्मन या फिर यशोवर्मा। यह चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो उसका नाम था यशोवर्मन। यह एक स्वतंत्र शासक था। हालांकि कुछ इतिहासकार कुछ अभिलेखों में हर्षदेव से ही चंदेल वंशों की स्वतंत्रता को माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे स्वतंत्र नहीं मानते। लेकिन यशोवर्मन यह स्वतंत्र शासक था। तो यशोवर्मन को लक्ष्मण वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। तो यशोवर्मन, लक्ष्मण वर्मन या यशोवर्मा, ये तीनों एक ही नाम है। तो यशोवर्मन को लक्ष्मण वर्मन और यशोवर्मा के नाम से जाना जाता है। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक, तो यशोवर्मन चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके शासनकाल में चंदेलों की शक्ति चरमोत्कर्ष पर, तो इसके शासनकाल में चंदेलों की शक्ति काफी चरम सीमा पर थी, काफी ज्यादा विस्तृत थी, अपने चरम उत्कर्ष पर थी। याद रखेंगे कि इसके शासनकाल में चंदेलों की शक्ति चरमोत्कर्ष पर, याद रखेंगे। इसका साम्राज्य विस्तार कश्मीर, बंगाल और मालवा तक था। याद रखेंगे कि इसका जो साम्राज्य विस्तार था यह कश्मीर, मालवा और बंगाल तक था। कन्नौज के राजा से भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त कर, भगवान विष्णु अर्थात बैकुंठ, तो कन्नौज के राजा से भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त कर खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर में स्थापित किया और मंदिर का नाम बदलकर लक्ष्मण मंदिर रखा। और यह जो मूर्ति थी विष्णु की मूर्ति अर्थात बैकुंठ की मूर्ति थी। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूछा जाता है कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने किया या फिर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया किसने? तो यशोवर्मन ने या फिर लक्ष्मण वर्मन ने या यशोवर्मा ने, एक ही नाम है। तो कन्नौज के राजा से यशोवर्मन ने भगवान विष्णु की अर्थात बैकुंठ की मूर्ति को प्रतिमा को प्राप्त करके उसे खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर में स्थापित कर दिया और उस मंदिर का नाम बदलकर लक्ष्मण मंदिर कर दिया। इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्मण मंदिर की स्थापना या फिर चतुर्भुज मंदिर की स्थापना या फिर खजुराहो के बैकुंठ मंदिर की स्थापना यह पूछा जा सकता है। तो किसने की? यशोवर्मन ने। कन्नौज के राजा से भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त कर खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर में स्थापित किया और मंदिर का नाम बदलकर लक्ष्मण मंदिर रखा। और यह जो विष्णु की मूर्ति थी उसे बैकुंठ की मूर्ति कहा जाता है। यशोवर्मन के समय चंदेल वंश की राजधानी कहां थी? तो महोबा थी, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में। तो यशोवर्मन के समय चंदेल वंश की राजधानी महोबा थी। इंपॉर्टेंट है। संभवतः स्वतंत्र शासक, क्योंकि प्रतिहार शासक महिपाल से कालिंजर छीना। संभवतः इसे एक स्वतंत्र शासक माना जाता है क्योंकि इसने प्रतिहार शासक महिपाल से कालिंजर को छीन लिया था। तो कालिंजर पर कब्जा करने के कारण इस यशोवर्मन को एक स्वतंत्र शासक माना जाता है। तो संभवतः यह एक स्वतंत्र शासक था क्योंकि इसने प्रतिहार शासक महिपाल से कालिंजर को छीन लिया था। 953 से 954 ईस्वी के बीच खजुराहो के शिलालेख के अनुसार, तो 953 से 954 ईस्वी में खजुराहो का शिलालेख प्राप्त होता है। तो उसके अनुसार यशोवर्मन ने गौड़, खासा, चेदी जो कि त्रिपुरी का कलचुरी शासक को चेदी कहा जाता है,
उसके बाद कौशल जो कि संभवतः सोम वमेश थे। उसके बाद मिथिला, मालवा, कौरव, कश्मीर और गुर्जर प्रतिहारों पर विजय। तो 953 से 954 ईस्वी में के खजुराहो के शिलालेख से क्या पता चलता है कि यशोवर्मन ने गौड़, खासा, चेदी जो कि त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक थे। उसके बाद कौशल जो कि सोम वमेश के शासक थे। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ये दोनों राजपूत वंश चेदी, चेर और कलचुरियों के बारे में। उसके बाद मिथिला, मालवा, कौरव, कश्मीर और गुर्जर प्रतिहार पर इसने क्या किया, तो विजय प्राप्त किया। यह बात किससे पता चलता है, तो खजुराहो के शिलालेख से। इंपॉर्टेंट है। इसी के समय चंदेल युग की कला और वास्तुकला की शुरुआत। तो यशोवर्मन के समय ही चंदेल युग की कला और वास्तुकला की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि इसी ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया था। क्योंकि मंदिरों का निर्माण इसी के समय से शुरुआत होता है, यशोवर्मन के समय से। तो इसीलिए चंदेल युग की कला और वास्तुकला की शुरुआत करने वाला किसे माना जाता है, तो किस शासक को, तो यशोवर्मन को। इंपॉर्टेंट है। खजुराहो में लक्ष्मण सागर के नाम से विशाल जलाशय अर्थात झील का निर्माण। तो यशोवर्मन ने खजुराहो में लक्ष्मण सागर के नाम से एक विशाल झील का भी निर्माण किया, अर्थात जलाशय का निर्माण किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि यशोवर्मन ने खजुराहो में लक्ष्मण सागर के नाम से एक विशाल जलाशय अर्थात झील का निर्माण किया। तो यह तो था यशोवर्मन। तो हम लोगों ने किसे देखा, नन्नुक को देखा, वाकपति को देखा, उसके बाद उसका पुत्र जय शक्ति को देखा, उसके पुत्र विजय शक्ति को देखा, राहिल को देखा, हर्षदेव को देखा और सबसे इंपॉर्टेंट यशोवर्मन को देखा। तो अगले वीडियो में हम लोग धन्वदेव जो कि एक और महान शासक है इस चंदेल वंश का, तो उसे देखेंगे। उसके बाद गंडदेव और विद्याधर को देखेंगे और उसके बाद कुछ छोटे छोटे शासक आएंगे, क्योंकि विद्याधर के बाद लगभग पतन शुरू हो जाता है चंदेल वंश का। और अंतिम शासक परमार्दी देव, जिसके शासन काल में दो महत्वपूर्ण सेनापति होते हैं, एक का नाम था आल्हा और दूसरे का नाम था उदल। और इसके आल्हा खंड से हमको जानकारी मिलती है परमार्दी देव के बारे में, जिसका मूल नाम परमाल था। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक